हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो पॉलिटी के क्वेश्चंस थे, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 11 डिस्कस किया था, जिसमें हमने पॉलिटी की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके आने वाले जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 12 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के कुछ और पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो ए है, देखिए, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। बी है, एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। सी है, बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय तक अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते आए हैं। और डी है, एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो राज्य शब्द की सर्वोत्तम व्याख्या करता है वो क्या है कि व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। अब देखिए, जो राज्य है इसके क्या है, चार आवश्यक तत्व होते हैं और ये कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक भूभाग होना चाहिए, उसमें एक जनसंख्या निवास करनी चाहिए और उसकी एक संगठित सरकार हो और ये सभी क्या हैं, संप्रभु हों। तो जो ये चारों चीजें होंगी ये मिलकर एक राज्य को बनाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जो राज्य है इसकी जो परिभाषा दी गई है वो किस में दी गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में। तो आर्टिकल भी याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो ए आपको दिया है, यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है। बी है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। सी है, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। डी है, यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विधि और स्वाधीनता के बीच जो संबंध है वो है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? तो देखिए, ए है, राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण। बी है, नियंत्रण का अभाव। सी है, इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर। और डी है, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का जो अवसर है ये क्या है, स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त यहाँ पे व्याख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। परिभाषा में संवैधानिक सरकार का अर्थ है? तो देखिए, ए आपको दिया है, विधानमंडल द्वारा सरकार। बी है, लोकप्रिय सरकार। सी है, बहुदलीय सरकार। और डी है, सीमित सरकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो संवैधानिक सरकार है इसका जो अर्थ है सीमित सरकार, यानी कि संविधान के जो अंदर है उसको रहते हुए अपने कार्यों को करने वाली सरकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि इसका स्वरूप संघीय है? ठीक है, तो देखिए, ए है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। बी है, संघ की विधायिका में संगठित इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। सी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। डी है, मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो सुरक्षित है ये क्या है, सरकार के संघीय रूप को ये दर्शाती है। ठीक है, अब देखिए, जो भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या है, संघीय लक्षणों के कुछ, जो संघीय सरकार है इसके कुछ प्रमुख लक्षण है, इसमें कौन कौन से हैं? तो देखिए, लिखित एवं कठोर संविधान है और केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का वितरण है वो भी संघीय है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की सर्वोच्चता। तो ये कुछ चीजें हैं, इन्हें याद रखिएगा। ये आपसे आने वाले एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं कि जो सरकार है इसके जो संघीय लक्षण है उनमें कौन कौन से हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला आपको दिया है,
भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। दूसरा है, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? और ऑप्शन क्या दिए देखिए, ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक ना तो दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, केवल दो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब जो पहला है ये क्यों गलत है? क्योंकि देखिए भारत के संविधान में कहीं भी मूल जो ढांचा है इसको परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ढांचा होगा तो इसको परिभाषित नहीं किया गया है। और देखिए जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 है, जो दूसरा आपको दिया है, इसमें क्या है, न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। और यह शक्ति जो है उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत दी गई है। तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। और दूसरा है, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक ना तो दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी कि एक और दो दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे राज्यपाल के संबंध में। तो दोनों को याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उसे राज्य के बाहर का जो व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसकी गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो और उसने हाल ही के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो या ना लिया हो। तो आपको बताना है ये किसने कहा था। तो देखिए ऑप्शन क्या है, ए है पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, बी है राजमन्नार आयोग 1969, सी है सरकारी आयोग 1983, और डी है संविधान की कार्यचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग 2000। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरकारी आयोग 1983 जो गठित किया गया था उसके द्वारा ये कहा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाएगा, ना कि जेल में। दूसरा है, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले की प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो देखिए ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक ना तो दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दो यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए जो पहला ये क्यों गलत है? क्योंकि देखिए न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है तथा ऐसी स्थिति में अभियुक्त को क्या है, केंद्रीय राज्य कारागार में रखा जाता है। ठीक है, तो ऊपर आपसे कुछ और पूछा है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 10। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन अवबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो देखिए ए है, उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है, बी है, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होगी, सी है, उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा, और डी है, राष्ट्रपति उसे उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, यानी कि उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां क्या है, संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रायोज्य हो जाती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इनको डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलता है हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।